हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में, जो एक बार बंद होने की सिचुएशन पर आ गई थी और फिर एक इंसान की सोच से आज ये एक मार्केट सेंसेशन बन गई। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, वो इसी वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची साहा एंड विथ नो मोर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम लोग जो भी वीडियोस आने वाले टाइम पे अपलोड करें उसके नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिलता रहे। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम लोग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, स्किल बस ऑफिशियल के नाम पे। सो प्लीज फॉलो इट एज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रॉयल एनफील्ड का हिस्ट्री कैसा था। तो ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जो 1891 में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ये एक बाईसाइकिल कंपनी थी। उसके बाद ये एक मोटरसाइकिल फर्स्ट टाइम लॉन्च किया 1901 पे। इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर वन और टू हुआ था, उसको अलाइड पावर्स को जो भी मोटरसाइकिल का सप्लाई हुआ था, वो इसी कंपनी के थ्रू हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके का डिजाइन था ये पहले। ठीक है। हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम मद्रास मोटर ने इंपोर्ट किया था रॉयल एनफील्ड को 1951 में, और इसका पूरा सप्लाई इंडियन आर्मी को जाता था। वहां से बहुत अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद हमारे कंट्री में इंपोर्ट इसका काफी ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट 1970s और 1980s में रॉयल एनफील्ड का बहुत अच्छा क्रेज आ गया था हमारे कंट्री में। तो इतना रिकग्निशन मिलने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये कंपनी बहुत डिक्लाइन कर गई फिर? तो इसका मेन रीजंस ये रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो भी टेक्नोलॉजी था वो काफी ज्यादा ओल्ड था। वो पुराने जमाने का टेक्नोलॉजी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आने लगी बाद में। 1991 में जब हमारा एलपीजी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आए, उसके बाद बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स जिसका बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी था वो हमारे कंट्री में आने लगा, जिसकी वजह से इसका जो सेल्स है वो काफी तरीके से गिर गया। 1994 में इसका सेल्स बहुत नीचे गिर गया था। इनफैक्ट इट वाज इन द एज ऑफ बैंक्रप्सी। उस टाइम पे 1990s के एंड के टाइम पे, इनफैक्ट 21st सेंचुरीज के स्टार्टिंग में, आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया। आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड को खरीदने के बाद भी इनका सेल्स अच्छी तरीके से रिवाइव नहीं कर पाए। फिर उनका जो ओनर था विक्रम लाल, उनका बेटा सिद्धार्थ लाल ने बोर्ड में परमिशन लिया कि ही वांट्स टू वर्क विद द रॉयल एनफील्ड सो दैट ही कुड ब्रिंग सम चेंज एंड क्रिएट समथिंग न्यू इन दिस। ये खुद एक बहुत बड़े बाइक एंथुसियास्ट थे, और इन्होंने एक नया प्लान लाया जिसके थ्रू रॉयल एनफील्ड आज रॉयल एनफील्ड बन पाया। तो ये प्लान में ऐसा क्या था, इस प्लान का क्या स्ट्रैटेजी था, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि आयशर मोटर्स एक ऐसी कंपनी थी जिसके 15 बिजनेस वर्टिकल्स थे। इसके कंसल्टेंसीज थे, इसके अपने जूते का कंपनी था, और बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स थे। तो ये सारे सब्सिडियरीज को सबसे पहले सिद्धार्थ लाल ने बोला कि वी हैव टू सेल ऑल दिस थिंग्स। तो उसने 13 सब्सिडियरी बेच दिए कंपनी के, और दो चीज में उसने फोकस लाई। ये उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंपनी के बहुत सारे ऐसे सब्सिडियरीज थे, 15 सब्सिडियरीज थे, बट नन ऑफ देम वर अ मार्केट लीडर। और ये चाहते थे कि कंपनी का फोकस एक सर्टेन सेक्टर में लाया जाए, ताकि वो मार्केट में अच्छी तरीके से डोमिनेट कर पाए। तो वो दो सेक्टर्स जिसमें इन्होंने अच्छी तरीके से फोकस डाला, वो है बाइक्स का जो रॉयल एनफील्ड का था, और दूसरा है उनका ट्रक्स का। तो ये उसका फर्स्ट प्लान का फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए गाड़ी में। सबसे पहले इन्होंने समझा कि यूजर का पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से लोग अभी सोचते हैं। वो ओल्ड जनरेशन बाइक्स को न्यू थॉट्स के साथ किस तरीके से अलाइन करके वो सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। सो ही अंडरस्टूड द नीड ऑफ द करंट जनरेशन। यूथ का क्या नीड है, क्या क्या टेक्निकल चेंजेस हो सकती है। जैसे कि पहले अगर आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड का जो गियर्स था वो राइट हैंड साइड में था, तो वहां से उसने लेफ्ट हैंड साइड में किया। उसके बाद काफी सारा इंजन में क्वालिटीज के चेंज किए, और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स लाए, जैसे कि थंडरबर्ड और इलेक्ट्रा एंड लॉट ऑफ दस थिंग्स। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर में भी काफी सारे चेंजेस करने की सोची कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से हमारा कंपनीज की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए इन्होंने जो भी सारे आउटलेट्स थे वो आउटलेट्स को और अच्छा बनाने की कोशिश की। वो आउटलेट्स अगर आप ये सब देखोगे, ये आजकल का जमाने का जो आउटलेट्स आपको मिलता है रॉयल एनफील्ड किसी भी शोरूम में, किसी को भी अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। तो ये सारे चेंजेस भी इन्होंने लाया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इन्होंने किया, आप देखेंगे नहीं कि रॉयल एनफील्ड का बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होता है या फिर कोई ब्रांड एम्बेसडर है इस कंपनी का, बट एक चीज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिया, वो है इसका इमेज का चेंज। ही वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंट इमेज। इन्होंने सोचा कि हाँ चलो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी टीवी में होती है, तो अगर हम भी वही तरीके से करेंगे तो व्हाट इज मेकिंग अस यूनिक। तो इनका यूएसपी बना कि इनको पता था कि हिस्ट्री में मिलिट्री सर्विसेज को बहुत पहले मिलता था ये गाड़ी, राइट।
तो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ डील्स करके इन्होंने सप्लाईज बढ़ा दिया उस टाइम पे, उस जगह पे। तो जब भी आर्मी को आप देते हो कोई भी चीज, तो ऑब्वियसली लोगों का इमोशंस और ज्यादा हाई हो जाता है, तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, राइट? तो फर्स्ट इमेज जो इसने इस बाइक के थ्रू क्रिएट किया वो है इमेज ऑफ पावर, राइट? बिकॉज मिलिट्री आर्मी पेट्रोलिंग में इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के पेट्रोलिंग में। तो ये बहुत अच्छा एक इमेज क्रिएट किया इसका। सेकेंड ऑफ ऑल, ये एम्पावरमेंट के इमेज क्रिएट किया। कोई भी तरह का अगर आप देखेंगे मूवीज में, तो जो भी लीड रोल्स होते हैं या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग रोल्स होते हैं वहां पे ये इस बाइक का इस्तेमाल होता है। जैसे कि शाहरुख खान का जब तक है जान में देख लो। तो दिस बाइक हैज गिवन अ साइकोलॉजिकल इमेज ऑफ एम्पावरमेंट। तो लोगों के दिमाग में एक अच्छा सोच आने लगा इस बाइक के बारे में, एक क्रेज, एक इमोशनल थॉट्स आने लगा। तो आप जनरली देखोगे कोई भी यूथ के मतलब बीच में या फिर किसी भी एज में, कोई भी जब रॉयल एनफील्ड का बात करता है तो रॉयल एनफील्ड को कोई बाइक की तरह नहीं सोचता है, वो एक इमोशन की तरह सोचता है। तो एक इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट किया इन्होंने। और थर्ड, एडवेंचर। बहुत सारे ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है हिमालयन ओडिसी या फिर राइडर मेनिया जो गोवा में होता है। तो ये सारी चीजों को इन्होंने स्पॉन्सर किया ताकि लोगों को वो एडवेंचर वाला इमेज आए। तो इमेज में जो मेन चेंजेस इन्होंने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर और सिक्योरिटी आर्मी के थ्रू, दूसरा एम्पावरमेंट मूवीज के थ्रू, और तीसरा एडवेंचर्स को स्पॉन्सर करके। तो इस बाइक का एक टोटल वैसे इमेज बन गया कि गाड़ी अगर रास्ते से जाए तो लोग कोई भी गाड़ी को ना देखे, इस गाड़ी को उस हिसाब से देखे। जैसे कि अगर आप रोल्स रॉयस को देख लो, दे डोंट डू एडवर्टाइजमेंट्स, राइट, बट दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट इमेज, द इमेज ऑफ रॉयल्टी, राइट? सिमिलरली इन्होंने भी एक दूसरा इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, और इसी के थ्रू इन कंपनी का सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगर आप देखोगे ग्राफ तो यू कैन सी एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द सेल्स। और ये तभी हो पाया जब ये सारे चेंजेस इन्होंने लाया, ठीक है। और आप दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखोगे तो शेयर प्राइस का चेंज देखिए आप। जो स्टार्टिंग में था, अगर आप इफ यू गो बैक टू 2003, then the share price of ICA Motors was 80 rupees and right now it is close to 2700। तो ये जो चेंज हुआ है, दिस चेंज हैज बीन पॉसिबल थ्रू दिस। अगर आप देख लो बाकी सारे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, विच इज डिपिक्टेड बाय द ग्रीन एंड द रेड लाइट, उनमें काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं आए हैं। बट यू सी द आइका मोटर्स ओवर हियर, देयर इज अ ग्रेट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन इट, ठीक है। तो ये जो सारे चेंजेस इन्होंने धीरे धीरे किया, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट किया, एक इमोशनल वैल्यू क्रिएट किया इस बाइक का, जिसके थ्रू इन्होंने मार्केटिंग करके बहुत इनडायरेक्ट, एक तरीके से इनडायरेक्ट मार्केटिंग करके बहुत बड़ा चेंज लाया, ठीक है। तो इस केस स्टडी के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट आर द लेसन्स वी गेट थ्रू दिस केस स्टडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, पैशन एंड फोकस। सबसे पहले देखो, उनके पास बहुत सारे ऐसे सब्सिडियरीज थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिद्धार्थ लाल केम एंड द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही चेंज द फोकस। वो फोकस को एक सर्टेन जगह पे नैरो कर लिए, और क्योंकि ये उसका पैशन था, ये उनका एक अपना एंथुसियाज्म था बाइक को लेके, तो उस चीज में इन्होंने सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किया, और इसी कंसंट्रेशन के थ्रू इसको उन्होंने बढ़ा किया। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर क्रिएटिव एट समथिंग, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एट समथिंग, नेवर बी अफ्रेड ऑफ टू क्रिएट समथिंग न्यू इन दैट। दे कैन ऑलवेज बी अ बेटर थिंग, राइट? तो वो पहली चीज। दूसरी चीज, सैक्रिफाइस। देखो यार, अगर 15 के 15 सब्सिडियरीज के साथ काम होता है तो कभी भी किसी चीज में शायद वो एक मार्केट लीडर नहीं बनते, राइट? तो जिस जिस रस्सी में कांटा था, वो रस्सी उन्होंने छोड़ा, राइट? एंड ही कॉट ऑल दोस थिंग्स दैट कैन रियली हेल्प हिम गो अप। तो इसी तरीके से इन्होंने एक कंपनी जो बैंक्रप्सी की एज में था, वहां से अपने पैशन, अपने फोकस और कुछ चीजों का सैक्रिफाइस के साथ एक ग्लोबल लीडर बना दिया। अभी अगर आप बाहर के देशों में भी देखोगे तो रॉयल एनफील्ड इज हैविंग हिज ओन फेम ओवर देयर, ठीक है। जैसे कि कॉन्टिनेंटल जीटी देख लो, कॉन्टिनेंटल जीटी मेनली बनाया गया है ताकि बाहर के मार्केट को टारगेट कर पाए। और इन्होंने और एक चीज भी किया, 250 सीसी और 750 सीसी के जो बाइक्स है, इसी में सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस डाला ताकि वो कॉस्ट को भी कम रख पाए और मिडिल क्लास को अच्छे से वो अट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। तो मिडिल क्लास को अगर आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो तो योर सेल्स वुड बी मच मोर देन एवर यू कैन एवर इमेजिन, राइट? तो इसी के थ्रू इन्होंने ये चेंज किया, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, फेवरेट मॉडल कौन सा है आपका रॉयल एनफील्ड का। पूरा इतने सारे जॉनर्स है, इतने सारे जो बाइक्स है रॉयल एनफील्ड का, उसमें से फेवरेट कौन सा है और वो क्यों आपका फेवरेट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। होप यू जॉइन अस नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैव अ वेरी प्रोडक्टिव डे।